ये सावन के झूले नहीं हैं, ये पेरिस के झूले हैं और महीना बसंत ऋतु का है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं पेरिस में, लेकिन पेरिस में होना अब कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 3 दशक में लाखों की संख्या में भारतीयों ने अलग अलग कारणों से दुनिया के अलग अलग देश देखे, नौकरी की तलाश में गए, बिजनेस की तलाश में गए, भारत की नागरिकता छोड़ने की जिद से चले गए और पलायन करने के लिए चले गए कि जीने का कोई अवसर दूसरे देशों में प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे अनजान शहरों में, दूसरे देशों के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय गए हैं और वहाँ के इतिहास, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की प्रकृति से उन्होंने अपना रिश्ता बनाया भी है और योगदान भी दिया ही होगा। लेकिन हम आज इस खास जगह पर इसलिए हैं कि इस खास जगह पर आए बिना पेरिस में आना हो नहीं सकता है। ये सीन नदी है, अलग अलग तरीके से इसका नाम लोग उच्चारित करते हैं, वो भाषा के विद्वानों पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद मेरा यही था कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ जान सकते हैं, मगर फिलहाल ये नहीं जान सकते कि किस ऋषि मुनि की तपस्या के कारण ये नदी धरती पर आई है। ये कहने का मतलब ये है कि भारत में हम नदियों से कितने अलग अलग तरीक़ों से हम रिश्ता बनाते हैं। हर नदी के धरती पर आने का कोई ना कोई किस्सा है, किसी की प्रतिज्ञा है, किसी की प्रतिक्रिया है, किसी की तपस्या है। इस तरह से हम नदियों से अपना संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। सुंदर बात तब और भी ज्यादा होती जब हम अपनी नदियों को सीन नदी की तरफ बचा कर रखते हैं। कोई भी ऐसा इस देश में शहर नहीं है, भारत की बात कर रहा हूं, जिसने अपने बीच से बहने वाली या अपने किनारे बहने वाली किसी नदी को इतना प्यार से बचा कर रखा हो। हम सम्मान की बात करेंगे, मार काट मचा देते हैं नदी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, नौटंकी करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन नदी को बचाने के मामले में ऐसा बहुत कम मिसाल है, ऐसी बहुत कम मिसाल है जिसे आप दुनिया को दिखा सकते हैं। वो मिसाल भी कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर छोटे अपने प्रयासों के जरिए ही हासिल किए हैं। सरकारी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। तो हम सीन नदी के किनारे हैं। ये जिस वजह से भी इस धरती पर आई हो, पेरिस वालों ने इसे अपना हिस्सा बनाकर, अपनी आत्मा बनाकर इसे बचाए रखा है। और इस नदी के संरक्षण की इतनी कहानियां हैं, सफलता की भी, असफलता की भी, कि उसे हम जान सकते हैं। खासकर इस दौर में जब भारत में नदियों के बचाने के नाटकीय और राजनीतिक अभियान चला करते हैं। नाटकीय इसलिए कि भावुकता पैदा की जाती है और उसके अनुपात में नदी उस तरह से बचाई नहीं जाती। तो सीन नदी के किनारे बहुत से लोग आ चुके हैं। इसकी ऐसी कोई जानकारी नहीं जो हम पहली बार बता रहे हैं। जहां से ये जानकारी ली गई है वहां से आप भी ले सकते हैं। लेकिन एक ही टिकट में अगर फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है तो क्यों ना भारत की राजनीतिक बातों के साथ साथ इन नदियों का किस्सा भी हम जानें, देखें कि पेरिस के बीच में एक खूबसूरत नदी किस तरह से बचाकर रखी गई है। और इस नदी को बचाने के साथ साथ आपके कैमरे की निगाह में जो एक जहाज चला आ रहा है, उसके सहारे भी, उसके जरिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहा यह जा सकता है कि भारत में जब गंगा नदी में पर्यटकों को लेकर एक जहाज चला तो कितना हंगामा हो गया, प्रधानमंत्री से जोड़ा जाने लगा। पेरिस के सीन नदी में अनगिनत ऐसे जहाज चलते हैं। ये जहाज मित्रों की वजह से चल रहे हैं या फिर मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों की वजह से चल रहे हैं, कोई नहीं जानता है। मगर ये जहाज चल रहे हैं और पेरिस की धड़कनें हैं। पेरिस धड़कता है इन जहाज़ों के जरिए, जिस पर लाखों की संख्या में पर्यटक और फ्रांस के लोग इस सीन नदी के जरिए पेरिस की यात्रा करते हैं, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। पेरिस ने इस नदी को बहुत सुंदरता के साथ बचा कर रखा है। अनगिनत जहाज, नाव, मालवाहक जहाज इस नदी में चला करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस नदी से जुड़े किस्सों के बारे में बताया जाए, ताकि इसे देखते हुए आप अपने यहाँ की नदियों के बारे में सोच सकें और अफसोस करें कि काश आपने ऐसा बचाया होता
तो दुनिया आपकी गंगा को भी देखने आती, वैसे गंगा को देखने आती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जिन्हें दुनिया देखने आती है। नर्मदा जी को यह सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहती हैं, जिन्हें हम बचाते, जिन्हें हम संजो कर रखते, तो बहुत कुछ हम भी गर्व के साथ कह सकते कि हमने अपनी नदियों को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा है। तो उस भावुकता और आस्था के अनुपात में उन्हें बचाकर भी रखा है। तो आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, ये हमारा YouTube चैनल है जो Facebook पर भी है और YouTube पर भी है, और आप में से बहुत सारे दर्शक देख भी रहे हैं। तो इस नदी की कहानी आज हम आपको बताना चाहते हैं। तो पेरिस से सेन नदी की पहचान नहीं है, बल्कि पेरिस की पहचान सेन नदी से है, और ये बहुत लंबी नदी है। इसके एक टुकड़े के दोनों किनारे पर पेरिस बसा हुआ है। हम इसे बाहर से आते हैं तो पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत तरह की ऐतिहासिक इमारतें दोनों तरफ हैं। लुव्र म्यूजियम है, आईफिल टावर है, प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड है, नोटर डाम कैथेड्रल है, वगैरह वगैरह। कई आधुनिक युग की इमारतें हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पेरिस में ग्लोबल मेले लगाए गए थे, जिसे यूनिवर्सल एग्जीबिशन कहा जाता है। उस समय जो इसके किनारों पर इमारतें बनाई गईं, वो आज तक बचाकर रखी गई हैं। आईफिल टावर उन्हीं में से एक है। नेपोलियन तृतीय के समय में 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद पेरिस शहर में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, नए नए निर्माण किए गए, और जो पुराने निर्माण थे उनका संरक्षण हुआ, और बहुत आलोचना भी हुई। लेकिन उस वक्त यूनेस्को ने, आज तक उसकी छाप, यूनेस्को ने पेरिस को एक रिवर सिटी लिखा है। यूनेस्को की वेबसाइट पर एक रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगी, जिसमें लिखा है कि 6000 साल से सेन नदी पर लोगों की आवाजाही है। कोई सीन बोलता है, कोई सेन बोलता है, अलग अलग तरीके से। 6000 साल से, तो इसका दर्जा भी गंगा से कम नहीं है। और जब भी ये जहाज गुजरता है, आवाज़ इतनी अधिक होती है कि कई बार माइक की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा 6000 साल पहले शुरू हुई यात्रा की निरंतरता की एक कड़ी है। तो वो याद दिला रही है अपने आधुनिक स्वरूप में। शहर और नदी के बीच का जो संबंध है, वो आज हम देख रहे हैं। 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के और 21वीं शताब्दी में भी उसका दीदार कर रहे हैं। मध्यकाल में लकड़ी, खान पान की चीज़ें इस नदी से उनकी आवाजाही होती थी, और 19वीं शताब्दी के बीच से इस नदी का प्रयोग अब बदलने लग जाता है। नेविगेशन बढ़ता है और शहर का गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है। यही वो समय था जब इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स थे, उन्होंने इस नदी को अपनी कलात्मकता से अमर कर दिया। तरह तरह के चित्र बनाए, इतना पेंट किया गया। दुनिया में बहुत कम नदियां ऐसी होंगी जिसे इतना कैनवस पर उतारा गया होगा। तो 1870 से 1970 के बीच डाउनस्ट्रीम सेन शहर के विस्तार के चलते क्या होता है कि इस नदी की हालत बिगड़ती जाती है, और मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। फिर 1940 और 90 के बीच सेनावाल नाम से एक बहुत बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया, जिसे आजकल आप गंगा के अभियान के संदर्भ में STP प्लांट के नाम से प्रचलित रूप से जानते हैं। तो उसके बाद 90 का दशक आते आते मछलियां इसमें वापस आती हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो 1870 से 1970 के बीच इसका पानी खराब होता है, बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। लेकिन बाद में 20वीं सदी के मध्य से लेकर अंतिम हिस्से तक पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और मछलियां वापस आती हैं। यूनेस्को की साइट पर लिखा है कि 1960 से 2010 के बीच सेन नदी और पेरिस के लोगों के बीच का रिश्ता कुछ गड़बड़ भी हुआ, खट्टा हो गया, प्रदूषण के कारण, और बहुत सारी गाड़ियां आ गईं ट्रैफिक के कारण। फिर बालू निकाले जाने लगे, और लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को फिर से ठीक किया गया है। तो कई बार इसकी सेहत बिगड़ती है, कई बार इसकी सेहत को ठीक भी किया जाता है। और हाल के वर्षों तक भी इसका पानी बहुत साफ नहीं था, मगर अब इससे साफ करने के लिए यहाँ की सरकारों ने, लोगों ने बहुत मेहनत की है।
एक डब्बा और फूल आपको नहीं मिलेगा, किसी पूजा की सामग्री आपको इस नदी में नहीं मिलेगी, कहीं से माचिस की डिब्बी, जूस का डब्बा या पानी का बोतल तैरता हुआ मुझे अभी तक नहीं दिखा है। मैं काफ़ी देर से इसके किनारे खड़ा हूँ, लेकिन इसके बाद भी, इतने रखरखाव के बाद भी इसका पानी यूरोपियन यूनियन के पैमाने के मुताबिक साफ नहीं है। 2017 में जब यहाँ पर ओलंपिक की घोषणा हुई, 2024 के में ओलंपिक होने वाला है, तो इस नदी में फिर से बहुत सारे काम किए गए और ये कहा गया कि इसमें तैराकी कराई जाएगी, इसकी योजना बनाई जाती है। तो आप देखिए कि ये जनाब कितना दिव्य आनंद ले रहे हैं, अकेले अपनी बोट से सेन नदी के किनारे बीच से चले जा रहे हैं। इस आनंद का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मछली नहीं मार रहे हैं, लेकिन आनंद ले रहे हैं। पेरिस के कोई रईस व्यक्ति होंगे। तो हम तैराकी की बात कर रहे हैं। हुआ ये कि 1900 के ओलंपिक में इस नदी में तैराकी की प्रतियोगिता हुई थी और अब वादा किया जा रहा है कि 2024 में जब ओलंपिक हो तो क्या यहाँ पर तैराकी की प्रतियोगिता हो सकती है। ये वादा किया जा रहा है कि 2025 तक कुल कोई 23 जगहें हैं जहाँ पर तैरने की अनुमति दी जाएगी। इस वक्त यहाँ इस पानी में तैरने की अनुमति नहीं है। अगर आप तैरने जाएंगे तो 38 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो तैरने की कोशिश मत कीजिएगा और कोई कर्मकांड यहाँ मत कीजिएगा। भारत की नदियों में आप करते ही रहे हैं, सरकारें रोकती हैं, प्रदूषण बोर्ड मना करता है, कहाँ मानते हैं आप? मानते नहीं हैं। तो 23 जगहों पर लोगों को तैरने की अनुमति दी जाएगी। पेरिस में सिर्फ 5 जगहों पर आप इस नदी में तैर सकते हैं। ये तब होगा जब इस नदी को तैरने के लायक साफ कर दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। हमने नदियों को लेकर साफ करने के जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसका हासिल बहुत कम है। उम्मीद है हम भी आने वाले वर्षों में उसे हासिल करेंगे। तो एक तरह से इस नदी पर मैं पढ़ रहा हूँ जो वृंदा ने भेजा है कि एक टैंक और उसके नेटवर्क को बनाया जा रहा है। उसमें द टाइम्स यूके और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि केवल ड्रेनेज को काबू में करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, केवल ड्रेनेज को काबू में करने के लिए एक टैंक और उसके नेटवर्क को बनाने पर करीब पेरिस के एक पब्लिक गार्डन के नीचे एक टैंक बन रहा है और उसके नेटवर्क को बनाने के लिए 1.5 अरब यूरो खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ इस तैयारी के लिए कि बारिशों और तूफानों का पानी सीवेज को लेकर नदी में ना आ जाए, नदी को गंदा ना करे। तो भारतीय रुपयों में कोई 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस नदी को बचाने के लिए कि अभी भी कि जो बारिश का पानी इसमें आ जाता है तो वो आकर इस नदी को गंदा कर जाता है। इस नदी को कोई ऋषि लेकर नहीं आए, किसी प्रकार की धार्मिक मान्यता नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इतनी सी बात यहाँ के लोगों को समझ में आ गई है कि इस शहर को बचे रहना है तो इसी नदी को भी बचे रहना है और इसलिए इसे बचाया जा रहा है। तो जिस नदी में कभी तैराकी की प्रतियोगिता हुआ करती थी, उस नदी में तैराकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर से सपना देखा जा रहा है कि यहाँ पर तैराकी की अनुमति दी जाएगी। तो कितनी सारी कहानियां घूमने फिरने के साथ साथ सीन नदी के किनारे हमने आपको बताई और हमें भी बहुत मजा आया आपको बताने के लिए। जो हमने तैयारी की कि कितना कुछ हमने भी जाना, तो ये एक फायदा हुआ हमारे YouTube चैनल के दर्शकों के लिए भी और उनके एंकर के लिए भी कि ये माध्यम हमें मौका देता है कि हम तरह तरह से प्रयोग करें। इसलिए आप रवीश कुमार ऑफिशियल जरूर देखिए और दूसरों को दिखाते भी रहिए।